पढ़ियो, क्या पढ़ रहे थे? कला, मौर्यकालीन कला। तो कलाकार तो आप लोग भी बहुत अच्छे हो या नहीं बताओ? आजकल आपको पता है कि हर व्यक्ति में एक अलग अनोखी कला है। कला होती है ना, पशुओं में भी होती है। हर प्रकृति पर जितने भी प्राणी जीव मात्र सब में कला होती है। कौन? क्यों? मौर्यकालीन कला, कौन सी कला? मौर्यकालीन कला। आपको पता है कि आज के दिन हर व्यक्ति में एक अद्भुत कला होती है। क्या होती है? अद्भुत कला होती है। कौन सी कला होती है? और आप लोगों में भी बहुत प्रकार की कला है ना? अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार की कला है। जैसे में किसी में नाचने की, किसी में गाने की, किसी में शिल्पी हो जो अलग अलग क्षेत्र में कलाकार हो, चाहे लकड़ी का हो चाहे मिट्टी से हो। अलग अलग प्रकार की आकृति बना सकते हैं कलाओं से। एक एक धागे से एक कपड़े का निर्माण कर कर कपड़े पर अलग अलग प्रकार की सुंदर आकृति बना सकते हैं। कपड़े से अलग अलग वस्तु बना सकते हैं। बताओ बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? तो हर लोगों में कला विद्वान है। जैसे दो पशु लड़ते हैं आपस में, क्या लड़ते हैं? दो पशु आपस में लड़ाई कर रहे हैं, वो भी अपने आप में एक कला है या नहीं? और लड़ते हुए पशुओं को आपस में एक दूसरे से अलग करना, वो भी एक कला होती है, वरना उठाकर फेंक देंगे। होती है नहीं होती है? हर चीज की एक कला होती है। इसी प्रकार मौर्यकालीन कला के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि मौर्य काल में कला का क्षेत्र में क्या योगदान था। देखिए, राजप्रसाद, राजप्रसाद समझ गए क्या? राज मतलब राज करने का स्थान। प्रसाद का अर्थ हिंदी में पढ़ा था क्या? प्रसाद मतलब भवन, भवन मतलब महल, महल मतलब घर। कर लो बात। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? देखिए, भगवान के भोग लगाना, घर, महल, भवन। हिंदी में पढ़ा था ना ये चीज। तो राजभवन, प्रसाद। देखिए, हाँ, तो मौर्य काल में जो राजप्रसाद थे, भवन थे, वो किस प्रकार थे, किसके बनाए हुए थे, किससे बने थे, वो ध्यान से देखना। राजप्रसाद देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसादों के अवशेष कुम्हरहार, पटना, और पटना कहां है? बिहार से मिले। जो कि लकड़ी से बनी हुई सुंदर इमारत थी। इमारत थी, इसीलिए मेगस्थनीज ने
मेगस्थनीज ने उसकी प्रशंसा में लिखा कि यह महल ईरान के एक बतना सुशासन सुंदर है। अशोक के राजप्रसाद के अवशेष बुलंदी बाग बिहार में मिले, जो कि चुनार के लाल बलुआ पत्थर से बने थे। इसकी प्रशंसा में फाहियान ने कहा कि इतने सुंदर महल का निर्माण देवता ही कर सकते हैं। छाप दो। देखिए देखिए बच्चों, राजप्रसाद मौर्यकालीन कला, और आप में कौन सी कला है? कोई अनोखी कला है क्या आप में भी? किसी में देखो कुछ कला तो हो सकती है, आप बता नहीं रहे। बिल्कुल ये कला है, बिल्कुल सही बोल रहा है। खाट बनाना भी एक कला है, छोटी चीज नहीं है। देखिए खाट में नाम लिखे जाते हैं, जैसे कंप्यूटर टाइपिंग करता है वैसे खाट में नाम भी लिखे जाते हैं। अलग अलग प्रकार की आकृति चित्र बनाए जा सकते हैं, वो भी एक अपने आप में अनोखी कला है। कुछ लोग कपड़े, पुराने कपड़ों से दरी बनाते हैं, वो भी अपने आप में एक कला है या नहीं? रद्दी कागज से अलग अलग प्रकार के सुंदर गुलदस्ते बना देते हैं, वो भी अपने आप में एक कला है। मौर्यकालीन कला क्या थी? देखो अच्छे अच्छे राजप्रसाद बने हुए थे। राजप्रसाद मतलब राजमहल। क्या बने हुए थे? देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के अवशेष कहां मिले? कुम्भरहार एक स्थान था, और वो स्थान कौन सा था बच्चों? कुम्भरहार। और ये कहां पे है? पटना। पटना कहां है? बिहार की राजधानी कहां है? पटना। कुम्भरहार एक गांव का नाम है, एक स्थान का नाम है जो कि बिहार में स्थित है। वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य की कला के अवशेष मिले।
राजप्रसाद के अवशेष मिले। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राजप्रसाद बनाए गए थे वो किनसे निर्मित थे? लकड़ी से। किससे निर्मित थे? लकड़ी से। इतना सुंदर निर्मित था, इतना सुंदर कि जितनी प्रशंसा करे वो भी इसके लिए क्या थी? कम थी। इतने सुंदर राजप्रसाद के अवशेष मिले। इनसे खुश होकर मैक्सनीज ने अपनी पुस्तक इंडिगो में लिखा, इसकी प्रशंसा में लिखा कि यह महल ईरान के एकबत्तना सुसा, ईरान में एक महल था जिसका नाम था एकबत्तना सुसा, उनसे भी कई गुना सुंदर है। मौर्य कालीन किस कला को ईरान के एकबत्तना से अत्यधिक सुंदर बताया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को। और किसने बताया इनसे सुंदर? मेगस्थनीज ने। किसने बताया? मेगस्थनीज ने। अशोक के राजप्रसाद के अवशेष। बेटो बाप शुकम हो उसका है कौन? उसका नहीं तो ये दादो हो। तो दादा ने अगर अच्छा काम किया तो उनसे पोता भी सीख तो लेगा कुछ ना कुछ। तो देखिए उसने लकड़ी का बनाया। तो अशोक के राजप्रसाद के अवशेष बुलंदी बाग, एक स्थान है बिहार में, वो कौन सा है? बुलंदी बाग। वहां पर इनके अवशेष मिले, लेकिन ये पत्थर से बने हुए थे और चुनार का लाल बलुआ पत्थर था, और वो भी एक समत पत्थर। इधर देखिए, एक समत पत्थर। एक समत पत्थर क्या होता है? कोई जानता है? समझने की बात नहीं। देखिए एक अपन मकान बनाते हैं तो मकानों की नींव है वो पत्थरों से बनते हैं। छत पर अपन पट्टी डालते हैं तो एक मकान पर एक ही पट्टी आती है क्या? नहीं आती है ना, टुकड़ों में आती है ना। मकान की नींव भट्टियां चिनाई में पत्थर भी टुकड़ों में आते हैं। मिस्त्री जोड़ जोड़ के करता है। वो तो हो गए टुकड़ों में, पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर इमारत बनाना है। एक समत पत्थर होता है, एक ही पत्थर, समझ गए ना? एक ही पत्थर से। जैसे समझो कि ये एक मकान की दीवार है एक साइड की, इस पर टाइल लगाते हैं अपन लोग, तो ऐसे 2x2 1x1 इस प्रकार से लगाते हैं ना। इस पर एक ही टाइल लगाना, समझ गए क्या? पूरी के ऊपर। और आपको पता है विदेशों में एक ही लगती है, एक दीवार पे एक ही, टूटती नहीं। देखिए एक समत पत्थर मतलब एक पत्थर पूरा, बीच में जोड़ नहीं हो। तो इसके अशोक के राजप्रसाद के अवशेष कहां मिले? बुलंदी बाग में। कहां मिले? उसके जो राजप्रसाद थे वो किनसे निर्मित थे? लकड़ी से या पत्थर से? इसके द्वारा बनाए गए राजप्रसाद इतनी चमकदार पुलिस का पत्थर था, इतने सुंदर कि फाइयान कौन था? चीनी यात्री फाइयान ने इसकी प्रशंसा में लिखा कि ये ऐसा महल कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इतने सुंदर महल का निर्माण मानव नहीं कर सकता, इसका तो निर्माण कोई देवता ही कर सकता है। कितने सौभाग्यशाली थे अशोक। कितना अच्छा महल बनाया जिसकी प्रशंसा में फाइयान मजबूर हुआ और कहा कि यह महल इतना सुंदर है, इतना सुंदर कि इसका निर्माण तो कोई देवता ही कर सकते हैं। समझ में आयो कि आगो आगे चला। स्तूप आपको पता है मौर्य काल में बहुत सारे स्तूप का निर्माण हुआ, पता है ना? अशोक ने काफी सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था, और मैंने आपको पढ़ाया भी है कि कौन कौन से स्तूप थे। अभिलेखों में पढ़ा था ना।
तो देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियों के अवशेष के ऊपर, अवशेष पर बनाई गई अर्धवृत्ताकार इमारत को स्तूप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। मौर्यकालीन स्तूप, सांची, नंबर 2 सारनाथ, बोध गया, बरहुत। देखिए सांची कहां पे है, सारनाथ कहां है, बोध गया कहां पे है, बरहुत कहां पे है, एमपी। स्तंभ, मौर्य काल में कला के क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ। लाल, बलुआ पत्थर से एक समत पत्थर, सुंदर सुंदर स्तंभों का निर्माण हुआ। पत्थर पॉलिश युक्त, चमकदार थे, चमकदार थे। छाप दो, 20 और 4 24 छाप दो। इधर देखिए, फटाफट मुद्दे पे आओ। तो मन तो स्तूप, मौर्यकालीन स्तूप। और आपको पता है कि बहुत अच्छे अच्छे स्तूप बने थे। अशोक ने अच्छे अच्छे स्तूपों का निर्माण करवाया था। स्तूप क्या होते हैं? जैसे अपने देखो गांवों में कई लोग क्या करते हैं, गांव में अंतिम संस्कार करते हैं अपने खेतों में। फिर वहां पर क्या कोई चबूतरा बना देते हैं, कोई छतरी बना देते हैं, अलग अलग आकृति में यादगार में बनवा देते हैं। तो वो भी एक स्तूप का ही तरीका है, लेकिन वो स्तूप और था। देखिए महात्मा गौतम, माना जाता है कि महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियों के ऊपर अर्धवर्ताकार वृत्त, जानते हो क्या ये क्या है? ऐसा ही होता है क्या? ऐसा ही होता है ना। अर्ध मतलब
और छतरी आपको पता है ऐसी होती है, ऐसे ही होती है ना छतरी, आधा। अरे तो मैथ का व्यास थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन। उसकी आकृति में बनी हुई इमारत को क्या कहते हैं? स्तूप। और मौर्य कालीन जो 4 अच्छे अच्छे स्तूप थे प्रमाणित, वो था सांची का स्तूप। और सांची कहां पे है? मध्य प्रदेश, एमपी में। मेटर फॉर पलायन, मेटर फॉर पलायन मतलब, अरे वाह, जल्दी करिए थोड़ी, करसा तेरी व्यवस्था, करांगा तेरी व्यवस्था। एमपी, सांची का स्तूप कहां पे है? एमपी। कई बार एग्जाम में छोटी छोटी चीज गलत हो जाती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सांची का स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा। राजस्थान हरियाणा को तो आप तुरंत डिलीट कर दोगे ऐसे, लेकिन एमपी और यूपी में चक्री खा जाओगी। सच बोल रहा हूं, अभी ये लग रहा है कि इसमें चक्री खा जाएंगे। आओ, इतनी देर कहां थे? मध्य प्रदेश। यूपी में मत कर देना, कहां पे है? मध्य प्रदेश। मेट्रोपोलाइन, सारनाथ का स्तंभ उत्तरोपलाइन। पलायन तो हो गए, लेकिन उत्तर देना कहां पे हुई? उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ना। तो सारनाथ का स्तूप कहां पे स्थित है? यूपी में। कहां पे है? बोध गया। ये बोध गया कौन सा स्थान है? ये बोध गया कौन सा स्थान है? जहां पर महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? वट वृक्ष का दूसरा अर्थ किस दिन हुआ था? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख, मैंने आपको अच्छे से बताया था कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति, कितने सौभाग्यशाली थे महात्मा गौतम बुद्ध। जन्म, मृत्यु, ज्ञान प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसीलिए वैशाख महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। कैलेंडर में देख लेना। देखा था क्या? देखिए, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म, जन्म मतलब जन्मना, जन्म धरती पे उत्पन्न। मृत्यु मतलब ज्ञान प्राप्ति, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति तीनों किस दिन हुई? वैशाख महीने की पूर्णिमा। ये मत समझ लेना कि जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन ज्ञान प्राप्त हो गया और उसी दिन मृत्यु हो गई। इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है, जैसे कई बार टीचर बोलता है ना पूर्ण विराम, तो कुछ बच्चे लिखते हैं पूर्ण विराम, तो ऐसे भी हो सकता है ना, हो सकता है। और ये छोटे मौर्य काल में आपको पता है अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर स्तूप बने थे, अच्छे अच्छे स्तंभ बने थे। बिल्कुल, एक बार पढ़ लो, नौकरी लग जाओ, फिर अपन साथ ही चलेंगे, चलेंगे ना, साथ ही चलेंगे। देखिए, अच्छे अच्छे स्तंभ बने थे, सुंदर सुंदर देखने लायक। मौर्य काल में जो अशोक के समय अच्छे अच्छे स्तंभ बने, वो इतने सुंदर थे कि देखने वाला देखकर पागल हो जाता, जैसे आप लोग हो जाते हो वैसे। कितने सुंदर। लाल बलुआ पत्थर, पत्थर कैसा था? लाल। बलुआ मतलब चमकदार, पॉलिश युक्त पत्थर है। एक समत पत्थर है कि पत्थरों के बीच में कोई टुकड़े नहीं जोड़े हुए थे, एक ही पत्थर से निर्मित स्तंभ था। और वो सुंदर सुंदर स्तंभ थे। और वो स्तंभ कौन से थे? देखिए, नंबर 1 सांची,
वही चीज याद रखनी है। सारनाथ, रामपुरवा, शंकिसा, चार सिंह उत्कीर्ण, वर्षभ उत्कीर्ण, शंकिसा हाथी उत्कीर्ण। देखिए मौर्य वंश के पतन के कारण डीडी कौशांबी अत्यधिक दयनीय आर्थिक स्थिति, हजारी प्रसाद शास्त्री, रोमिला थापर अत्यधिक केंद्रीकरण, ब्राह्मण विरोधी नीति। छाप दो। रोमिला थापर करो हरी कर दिया गया। इस ए जा काट दो। हाँ हाँ गलती से हो गए। अपन स्तंभ पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? मौर्यकालीन स्तंभ, सांची, सारनाथ, रामपुरवा, शंकिसा। सांची का स्तंभ कहां है? सारनाथ का। इनके ऊपर क्या उत्कीर्ण है? चार सिंह एक दूसरे के पीठ सटाए बैठे हैं। पीठ सटाए समझ गए क्या? समझ गए ना? आमने सामने नहीं, पीठ सटाए। हाँ ऐसे ऐसे। मौर्यकालीन किन स्तंभ पर चार सिंह उत्कीर्ण हैं? सांची और सारनाथ। कितने शेर हैं? चार। कितने शेर उत्कीर्ण हैं? कौन कौन से पे? सांची और सारनाथ। सांची और कितने शेर हैं? नहीं बोलोगे? रामपुरवा बिहार में है, उसके ऊपर वर्षभ है। वर्षभ, वर्षभ मतलब, अरे वाह इतने होशियार हो गए, तब सफल हो गए। वर्षभ मतलब बैल, बैल मतलब सांड। सांड जान गए? अपने गांव में सांडी तो बोलते हैं, राठो बच्चों बोलते हैं ना। तो वर्षभ, मौर्यकालीन वह स्तंभ कौन सा था जिसके ऊपर वर्षभ की आकृति उत्कीर्ण थी? रामपुरवा। और रामपुरवा कहां है? बिहार में। शंकिसा, शंकिसा पर क्या उत्कीर्ण था? मौर्यकालीन किस स्तंभ पर हाथी
उत्कीर्ण था? संकीसा। कौन सा? याद हो गया? बताओ, 4 शेर किस किस पर उत्कीर्ण थे? सांची और सारनाथ पे कितने शेर उत्कीर्ण थे? रामपुरा रामपुरवा बिहार स्तंभ पे क्या उत्कीर्ण था? व्हाट्सएप किस पे उत्कीर्ण था? किस पे उत्कीर्ण था? एक था या 4? एक। बैल किस पे उत्कीर्ण था? अरे, हाथी किस पे उत्कीर्ण था? संकीसा स्तंभ लेख पर किसकी आकृति उत्कीर्ण थी? इसका बताओ ना, मत जाओ है बटन। समझ में आ गया? इसी के साथ मौर्य काल का समापन होता हुआ इनमें जो बीच बीच में अपने 1-2 लाइन कहां पे मिस प्रिंट हुई है, छूटी है, वो आपको नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है। वो ध्यान से देखेंगे। मौर्य वंश के पतन के कारण आपको पता है, हर चीज का जब एक अंत समय होता है, अंत जरूर होता है। होता है नहीं होता है? सदैव समय एक जैसा नहीं रहता, समय का बदलाव होता है, और प्रकृति पर जिस चीज ने जन्म लिया उसका अंत भी जरूर होता है। एक बिल्डिंग का अच्छे से आपने निर्माण करवाया, लेकिन एक दिन इसका भी अंत जरूर होगा, चाहे 100, 200, 500 वर्ष बाद में हो जाएगा, हो जाए। अंत होता है नहीं होता है? इसी के साथ क्या होता है, मौर्य वंश का भी अंत होता है, और उसका अंत होने का जो कारण है पतन का। देखिए, बिना कारण कोई चीज का अंत नहीं होता। बिना कारण हर चीज का एक अंत होता है। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनका अंत होता है, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। बिना कारण के किसी का अंत नहीं होता। कई बार सुनते हो लड़का और लड़की दोनों, तो उसका भी अंत का कारण जरूर होता है। इसी प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण था। वो कारण क्या था? देखिए, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राह बताई है। किसी भी विद्वान का एक मत नहीं था कि मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या था। अलग अलग विद्वानों की अलग अलग विचार थे। एक अपने महान विचारक थे, इतिहासकार थे, जिसका नाम था डीडी कोसांबी। कौन था? डीडी कोसांबी। बिल्कुल। इसने क्या कहा? इसने कहा दोस्तों कि अत्यधिक दयनीय आर्थिक स्थिति, कि मौर्य काल के जो अंतिम शासक थे उसने शासन को अच्छे से संचालन नहीं किया, और मौर्य साम्राज्य की तो आर्थिक स्थिति थी। आर्थिक स्थिति समझ गए ना? मतलब गरीबी आ गई, कंगाली आ गई, कि आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि सैनिकों को समय पर वेतन नहीं दे सके, कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह नहीं दे सके, गरीब लोगों का कल्याण नहीं कर सके, और इसी कारण इस साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। इसकी ताकत कमजोर हो गई, ताकत छीन भिन हो गई। तो डीडी कोसांबी क्या कहते हैं कि अत्यधिक, अत्यधिक मतलब बहुत ज्यादा, दयनीय, दयनीय मतलब कमजोर। दयनीय का अर्थ क्या होता है? कमजोर। और कमजोर क्या हो गई? आर्थिक स्थिति। किसकी हुई? मौर्य वंश के राजाओं की। तो डीडी कोसांबी ने कहा कि भैया, और कोई कारण नहीं था कि अंतिम समय में मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई कि राजभवन में एक दिन का गुजारा नहीं चलता था। तो ये भी इसका पतन का कारण मान रहा है। डीडी कोसांबी के बाद हरिप्रसाद शास्त्री, इसी ने मार रहा है। देखिए आगे, महत्वपूर्ण तथ्य। कौटिल्य ने राज्य के लिए सप्तांग सिद्धांत दिए। सप्तांग मतलब 7, और ये 7 अंग दिए। कितने दिए? कि 7 अंगों से मिलकर एक अच्छा राज्य बनता है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत। देखिए, सर्वप्रथम स्वामी, स्वामी मतलब अमात्य,
और मौर्य काल में इन अमात्यों को, मंत्रियों को क्या कहते थे? तीर्थ या अमात्य। भूल गया 4 दिन में 18 तीर्थ बताए थे ना। 18 प्रकार के अधिकारी होते थे जिन्हें तीर्थ या अमात्य कहते थे। वैदिक काल में राजा की सलाह व सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी जिसके अधिकारियों को रत्नीन कहते थे। लेकिन सब भूल गए। क्या हो गए? सब भूल गए ना। राजा, अमात्य मतलब मंत्री, जनपद मतलब राष्ट्र, दुर्ग, मित्र, सेना, कोष जैसे बॉडी पार्ट, शरीर के अलग अलग अंग होते हैं। अलग अलग अंगों से मिलकर एक मानव शरीर बनता है। अलग अलग बॉडी पार्ट से बनता है ना। उसी प्रकार एक सफल राजतंत्र के लिए, अच्छी शासन व्यवस्था के लिए इस 7 अंग बताए कौटिल्य ने। स्वामी मतलब राजा है, वो एक अच्छा सशक्त होना चाहिए। उसके पास सहायता व सलाह के लिए क्या होनी चाहिए? मंत्री होनी चाहिए। जनपद मतलब राष्ट्र एकदम अच्छी अवस्था में होना चाहिए। दुर्ग राष्ट्र की सेवा रक्षा करने वाला क्या होता? दुर्ग, जहां पर हथियार खाद्यान्न सामग्री रखते हैं। मित्र राज्य का जो पड़ोसी है वो दुश्मन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मित्र होना चाहिए। एक हमारे पास अच्छी मजबूत सेना होनी चाहिए और एक इन सभी को अच्छे से चलाने के लिए हमारे पास खजाना होना चाहिए। खजाना मतलब धन दौलत। अगर धन दौलत नहीं है तो कुछ नहीं है। आज की दुनिया है ना, धन के पीछे दौड़ती है, आपको पता है ना। जिसके पास धन है, दौलत है, उसकी इज्जत है। लेकिन इज्जतदार आदमी हमेशा कौन होता है? गरीब होता है। पता नहीं, समझ गए ना? टॉपिक समझ में आया? आगे बढ़े। जय श्री राम। नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।